People who accomplished big things in life did small things exceptionally well, and that's what we are doing in this series of 300 important questions related to SEBI General Examination. What we are doing is कि हम यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन रेगुलरली कर रहे हैं and eventually we will be achieving our milestone of 300 questions soon. So please join me in this discussion. These questions will surely help you ace this examination. So hello everyone, welcome to iExamB. My name is Pratik Taldar. By qualification, I'm a chartered accountant. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था पार्ट 1 के अंदर लास्ट वाला. तो व्हाट इज द मेथड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडाइसेस इन इंडिया. सो द आंसर इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड. यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होता है सेंसेक्स और निफ्टी का वैल्यूएशन निकालने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन. अब यहाँ पे 3 तरह के बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन होते हैं. देखो नाम से ही पता चल रहा है ये अजम्पशंस हैं. मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर है वो अज्यूम कर लेगा कि ये 3 बेसिक चीजें तो आपने फॉलो करी ही होगी अकाउंट्स के अंदर, भले ही आप उसको एक्सप्रेसली मेंशन नहीं कर रहे हो. पर अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो तो आपको एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. सो गोइंग कंसर्न is a accounting assumption. Consistency is again a basic accounting assumption and accrual भी आपका वापस basic accounting assumption में आ जाता है. यहाँ पे prudence जो है वो एक basic accounting assumption नहीं है, तो prudence will be your correct answer. तो यहाँ 3 आपके basic accounting assumptions हो गए, going concern, consistency, accrual. तो आपका financial statements पढ़ने वाला ये मान के चलेगा कि ये तो आपने follow करे ही होंगे. अगर नहीं करें तो इनका expressly अलग से आपको financial statements में, notes to accounts में बताना पड़ेगा कि ये फॉलो नहीं हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रूल्स. अच्छा 2 तरीके के रूल्स होते हैं, मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल. यहां पे ट्रेडिशनल रूल की बात हो रही है. द अकाउंट ऑफ रेंट इज क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ अकाउंट. अब रेंट एक खर्चा होता है, राइट, रेंट इज एक्सपेंस. तो रेंट को कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर फिट किया जाए. सारे के सारे इनकम, सारी की सारी खर्चे, लॉसेस गेन्स आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट में. यहां पे आंसर आपका करेक्ट हो गया सी, नॉमिनल अकाउंट. अच्छा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर ये आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो भी क्या ये नॉमिनल अकाउंट में आता या फिर ये किसी और क्लासिफिकेशन में फॉल करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिगार्डेड एज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन, अक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. अभी यहाँ पे कॉस्ट रिलेटेड बात हो रही है कि उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए, अक्यूमुलेट कैसे किया जाए, असाइन कैसे किया जाए. ऑप्शंस में हमको कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट, ये 4 वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट. अभी यहाँ क्लासिफिकेशन, अक्यूमुलेशन, असाइनमेंट की बात हो रही है तो आंसर इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग तो क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिससे आप कॉस्ट निकालते हो. कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जितने भी कॉस्टिंग के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, अक्यूमुलेट करना, असाइन करना. कॉस्ट अकाउंटेंसी एक बहुत ही बड़ा टर्म हो जाता है जो कि पूरा एक सब्जेक्ट है. कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस. ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस है. तो हियर कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी द करेक्ट चॉइस. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 3500 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमको दे रखा है 1500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको गिवन है 22,000 और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ परचेज. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे जस्ट हमको इसको वैल्यूज को इंसर्ट करना है और इसमें हमको परचेज फाइंड आउट करना है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 22,000, ओपनिंग स्टॉक आपको 3500 गिवन है, परचेजेस तो हमको निकालनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में और क्लोजिंग स्टॉक हमको 1500 का गिवन है. इससे हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 का. सो ए विल बी द करेक्ट चॉइस. यहाँ पे आपका परचेज आ गया 20,000 का. अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के 2 मेथड होते हैं. एक तो इसका फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा और एक और अगर हम सेल्स के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हटा दें तो भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आ जाओगे. रिसेंटली काफी सारे एग्जामिनेशंस के अंदर ये वाला रिलेशनशिप यूज हुआ है, दोनों ही फॉर्मूलाज यूज हुआ है, तो ये आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस. अच्छा ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये आपका एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दे रखा है निफ्टी से रिलेटेड. 2 मई 2024 22,100 CE. अब यहाँ CE का मतलब होता है आपका कॉल ऑप्शन.
तो कोई भी ऑप्शन के डिटेल्स इस तरह से इस फॉर्मेट में दिए गए होने चाहिए, तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आना बहुत जरूरी है। सी मतलब कॉल ऑप्शन हो गया, पी मतलब पुट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट डज द डेट 2 मई 2024 सिग्निफाइज, ये जो डेट है इसका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शंस में दे रखा है द डेट व्हेन द निफ्टी इंडेक्स रीच टू 22,100 पॉइंट, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑप्शन आपका सही है। इस फॉर्मेट के अंदर जो यहाँ डेट होती है ये एक्सपायरी डेट होती है कि कब ये कॉल ऑप्शन आपका एक्सपायर हो जाएगा। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट चॉइस। अच्छा, इसी के अंदर एक 22,100 का अमाउंट भी दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो आपकी एक्सपायरी डेट हो गई। ये 22,100 क्या चीज है? द प्राइस एट विच द ऑप्शन वॉज बॉट, नहीं, वो तो परचेज प्राइस होती है। द मैक्सिमम प्राइस द निफ्टी इंडेक्स कैन रीच बिफोर द ऑप्शन एक्सपायर्स, ये भी ऑप्शन गलत है। द स्ट्राइक प्राइस एट विच द निफ्टी इंडेक्स कैन बी परचेज्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में 22,100 है। ये तो हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस, ये हो गई आपकी एक्सपायरी डेट। और सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन, तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। व्हेन अ मैनेजर मॉनिटर्स द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, अच्छा एक मैनेजर है वो क्या कर रहे हैं, अपने वर्कर्स का परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं टू डिटरमाइन इफ द क्वालिटी ऑफ वर्क इज अप टू स्टैंडर्ड और नॉट। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये मैनेजर जो है वो कौन से फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अगर ये कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, राइट, तो मॉनिटरिंग जो होता है वो आपका कंट्रोलिंग वाले फंक्शन के अंदर फॉल करेगा। यहाँ पे बेसिकली आप कंट्रोल ही कर रहे हो, मॉनिटरिंग इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओनली, तो बी विल बी द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर इज द मोस्ट बेसिक नीड्स इन मैस्लोज हायरार्की थ्योरी। तो यहाँ जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मोस्ट बेसिक नीड्स में आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सबसे बेस होता है इस ट्रांजैक्शन का, बेसिक नीड के अंदर ये फॉल करता है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, तो ये आपका लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंपनी लॉ से रिलेटेड। यहाँ पे पूछा गया कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए मिनिमम, अगर आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आपका नहीं है। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कहता है कि पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट देयर इज नो सच प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एज ऑफ नाउ, सो बी विल बी द करेक्ट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। What does it mean when the demand is described as perfectly inelastic? जब डिमांड आपकी perfectly inelastic होती है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इन ऑप्शंस के अंदर से जो करेक्ट चॉइस आपको लगता है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप मुझे बताएंगे। पार्ट 3 के अंदर डेफिनेटली मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्वाइन iExamBee एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।